मई में ये पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दोबारा बन रही हैं या फिर नहीं। पिछले एपिसोड में आपने ये कहा था कि हारती नजर आएंगी लेकिन जीत जाएंगी। अभी भी कायम है उस बात पे? कारण इसका मैं बताऊं क्या है कि वहां पर सूर्यदेव 14 अप्रैल को गोचर करके शनि के साथ जब ग्रहण उन्होंने लगा रखा था। सूर्य मतलब सत्ता। बस इतना बताइएगा, क्या सम्राट चौधरी अगले 4.5 साल तक सीएम रहेंगे? क्योंकि अंदर की पॉलिटिकल खबर जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सम्राट चौधरी से शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि दबाव डाल करके वहां पर वो सीएम बने। ग्रह सच में बलवान है और वो व्यक्ति अभी अपना कार्यकाल। अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध का फ्रंट, चाइना ताइवान का युद्ध का फ्रंट, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध का फ्रंट, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रहता ही है। आप डिस्ट्रक्टिव बहुत सी बातें बताते हैं, गर्मी पैदा करने वाली बहुत सी बातें बताते हैं, कुछ शांत भी होगा या नहीं? बहुत बड़ा क्राइसिस आगे आता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। 2032 तक ये युद्ध चलने वाला है। तो छोटे मोटे अवधि वाला युद्ध नहीं है। शनि महाराज के बारे में एक बात कही जाती है ना कि न्याय के देवता हैं, यानी इंसाफ के देवता हैं जी। तो क्या ये शनि महाराज का इंसाफ चल रहा है? क्या ये बात सच है कि हर दिन इंसान की जिंदगी में एक राहु काल होता है थोड़ी देर? देखिए, राहु काल एक विशेष टेन्योर के लिए होता है दिन में, हर दिन और अच्छा। इसको इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई खास पिछले इंटरव्यू में आपने कुछ और डेट्स भी बताई थी जिसमें एयर क्रैश को लेकर के आपने भविष्यवाणियां की थी, एक्सीडेंट को लेकर के आपने भविष्यवाणियां की थी, और जिंदगी जाने को लेकर के भी आपकी कुछ भविष्यवाणियां थी। अगले 8 महीने में इस तरह का कोई खतरा आप देखते हैं क्या भारत में, विश्व में? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। वो डराता है, वो धमकाता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य है। वो तारीख बताता है, फिर भी ज्योतिषाचार्य है। वो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है गारंटी के साथ डिक्टेटर की तरीके से समझाता है, फिर भी ज्योतिषाचार्य है। समझ गए ना? सुमित आचार्य जी महाराज। अंग्रेजी में एडजेक्टिव, हिंदी में बहुत ज्यादा विशेषण लगाने की जरूरत नहीं, सीधे उनके पास में चलते हैं। पिछले एपिसोड में बहुत प्यार मिला है, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आपको देखा और लाखों की तादाद में कमेंट्स भी आए हैं। आज डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं, फियर मॉन्गरिंग करने वाले हैं, क्या करेंगे? पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए राशिद जी। मेरा उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं होता। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जीवन तो सुचारू रूप से चल ही रहा है। हम खुश हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम खुश हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ऐसा खतरा है जो हमारी इस खुशी में बैरियर बन जाएगा, उसके बारे में जानना आवश्यक है। और उसका ज्ञान हमें केवल ज्योतिष शास्त्र देता है। हम टॉर्च में कितनी बैटरी चार्ज करके जाएं कि आगे आने वाले अंधेरे सेक्शन को पेनिट्रेट कर जाएं, तो वो कितना बैटरी लेकर के जाना है अपने टॉर्च के साथ में, वो ज्योतिष शास्त्र बताता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बीत गया है, मई के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। और मई में ये पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दोबारा बन रही हैं या फिर नहीं। पिछले एपिसोड में आपने ये कहा था कि हारती नजर आएंगी लेकिन जीत जाएंगी। अभी भी कायम है उस बात पे? हाँ, ममता बनर्जी हारती नजर आएंगी और जीत जाएंगी। अभी भी लोग यही मान रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही हैं। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जीत जाएंगी। कारण इसका मैं बताऊं क्या है। एक ना ग्रहों का कारण आज समझाता हूँ, थोड़ा एक नया एंगल सुनिएगा मेरे से आप लोग। क्या है कि राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। पहली दृष्टि से किसको देख रहे हैं? शनि महाराज को। शनि महाराज बैठे हुए हैं मीन राशि में। मीन राशि के शनि महाराज जब राहु को देख रहे हैं तो विषयोग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष के जो राजा हैं, 2083 संवत के जो राजा हैं, वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति के घर में शनि बैठे हुए हैं। बृहस्पति की दिशा होती है ईशान कोण, यानी कि ईस्टर्न पार्ट के आसपास का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ईशान कोण। ईशान कोण में सत्ता पलट होता हुआ दिखा नहीं। कारण ये कि वहां पर सूर्यदेव 14 अप्रैल को गोचर करके शनि के साथ जब ग्रहण उन्होंने लगा रखा था, सूर्य मतलब सत्ता, शनि के साथ उन्होंने ग्रहण लगा रखा था, वो पहुंच गए हैं उच्च की राशि मेष में 14 अप्रैल 2026 को। उच्च की राशि मेष में पहुंचने से क्या पहला असर पड़ा
कि सत्ता वहां की स्थिर हो गई, सत्ता पलट होगा ही नहीं। जब सत्ता पलट नहीं होगा तो जिसकी सरकार है उसी की रह जाएगी, केंद्र की सरकार वहां बन नहीं पाएगी। कारण क्या कि बृहस्पति पीड़ित हैं। बृहस्पति जब तक पीड़ित रहेंगे तब तक केंद्र का शासन उस प्रांत पे नहीं आ पाएगा। पूर्वी प्रांत सूर्य से गवर्नड है और सूर्य हो गया है उच्च का सूर्य होने से सत्ता पलट होगा नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार पुनः अपने स्थान को पकड़ लेगी। इस तरीके का एंगल मैंने पहले कभी पॉडकास्ट में शायद नहीं कहा था। सीधा मैं बातों को कहता था। मैं ये मानता था कि लोगों का ग्रहों में शायद इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन कमेंट्स जब मैंने पढ़े हैं तो वो पूछ रहे थे इसके पीछे का लॉजिक और रीजनिंग थोड़ा सा बताइएगा। आपके सामने अब लॉजिक भी है, अब आपके सामने रीजनिंग भी है, ग्रहों को डिकोड करके बता दिया कैसे क्या होता है। आपने पिछली बार चूंकि बिहार की भी बात की थी और आप पूर्वी प्रांत की बात कर रहे हैं, मैं भी पुरवैया, आप भी पुरवैया जी। और पूर्वी प्रांत में एक बिहार को भी ले लेते हैं जहां पर अभी अभी सत्ता बदली है और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं। मैंने क्या कहा था 2025 के जून से कह रहा था कि सीएम नीतीश कुमार जी का स्थान नहीं है, वहां पर सम्राट चौधरी जी का राजयोग प्रबल है। सम्राट चौधरी जी सीएम बन जाएंगे और नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। और देखिए सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए ठीक से 6 महीने भी राज नहीं किया नीतीश कुमार जी ने, अचानक से सीएम की कुर्सी से हट गए और वहां पर बैठ गए सम्राट चौधरी। बस इतना बताइएगा, क्या सम्राट चौधरी अगले 4.5 साल तक सीएम रहेंगे? क्योंकि अंदर की पॉलिटिकल खबर जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान सम्राट चौधरी से शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि दबाव डाल करके वहां पर वो सीएम बने, नंबर 1। और शपथ ग्रहण में पीएम भी नहीं आए, होम मिनिस्टर भी नहीं आए, बड़े बड़े जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी नहीं आए। सम्राट चौधरी 4.5 साल बाकी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ एक बात कि जब राजा कोई व्यक्ति बन जाता है और जब उसके ग्रह बहुत बलवान होते हैं तभी वो व्यक्ति राजा बनता है। ग्रह सच में बलवान है और वो व्यक्ति अभी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भले कोई साथ आया साथ नहीं आया, पुराना बैकग्राउंड में देखेंगे तो बहुत चर्चित नेता नहीं रहे हैं। हो सकता है ये भी बड़ा कारण हो, क्योंकि जब मैंने भविष्यवाणी निकाली थी तो सम्राट चौधरी को कोई नहीं जानता था। तब मैंने कहा था कि बिल्कुल नए चेहरा है। मेरा वर्ड अगर आप पुराना सुनेंगे 2025 का, मैंने कहा था एक नया चेहरा चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तब सम्राट चौधरी की चर्चा भी नहीं होती थी और तब मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी जी सीएम बनेंगे। उस तरह का योग मैंने देखा हुआ था। तो गौरतलब है अभी भी चर्चाएं कम हैं, लेकिन राजा तो बन गए और राजा बन गया तो चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। सुमित आचार्य जी महाराज जब भी बैठते हैं ना तो मेरा व्यूअर ये जानना चाहता है, और ये भी अगेन ये कमेंट बॉक्स से आपके लिए एक सवाल है। पूरी दुनिया में बहुत भूचाल सा आया है और भूचाल है युद्ध का, भूचाल है कहीं मौसम गड़बड़ हो जाने का, भूचाल है जापान में सुनामी का, भूचाल है कहीं पर तूफान आ जाने का। लेकिन सबसे पहले जितने भी युद्ध के फ्रंट खुले हैं, अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध का फ्रंट, चाइना ताइवान का युद्ध का फ्रंट, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध का फ्रंट, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रहता ही है। आप डिस्ट्रक्टिव बहुत सी बातें बताते हैं, गर्मी पैदा करने वाली बहुत सी बातें बताते हैं, कुछ शांत भी होगा या नहीं? शांति दिखाई नहीं पड़ रही है। ये जिस क्षण में युद्ध हुआ था ये 2032 तक खींचेगा और जबरदस्त खींचेगा। क्राइसिस दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आने वाले समय में। अच्छा, मैं बोल भी रहा था कि ऑयल क्राइसिस फ्यूल क्राइसिस का बहुत बड़ा योग है। लोगों ने सोचा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, हो गई गलत भविष्यवाणी। अब देखो क्या हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जहाजों को भी रोका जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है जहाजों को। फ्यूल प्राइसेस तेजी से हाइक हो गए और अभी और ज्यादा हाइक होने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप ये चीजों को सच होता हुआ देखेंगे। 2025 की शुरुआत से ये सब बातें मैं कह रहा था 2026 के बारे में कि अपने घरों में सोलर पैनल रखना, अपने घरों में सोलर कुकर रखना, जितना हो सके तो सरकारी ईंधन पे साधनों पे कम डिपेंडेंट रहना, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। आज भी कह रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर तो रख ही लो। जितना गोल्ड और सिल्वर होगा उतने सेफ रहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस आगे आता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। 2032 तक ये युद्ध चलने वाला है। तो छोटे मोटे अवधि वाला युद्ध नहीं है, ये लंबा चलेगा। और इसमें बेवकूफ़ी है अमेरिका की। अमेरिका महामूर्ख देश है, मैं मानता हूँ। अमेरिका का राष्ट्रपति महामूर्ख है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब पहली बार, जब 1945 के समय में जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय उसने टोक्यो पर हमला ना करके हिरोशिमा नागासाकी उड़ाया था। क्योंकि वो जानता था कि हमें चाहिए क्या, तो हमें कोई एक वार्ता चाहिए जिसमें हमारे पक्ष में विपक्ष में जो भी चाहे हमारे पक्ष में कुछ बात रखी जा सके। यहाँ पर अमेरिका ने क्या करा, सीधा CPU को मार दिया।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उड़ा दिया। कमांड पहले से मिल चुका है लोगों को, मारो 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 मारो। जितने आर्मी जनरल्स हैं ईरान के, जितने मिलिटेंट्स हैं, सबको मिल चुका है मारो। रोकना कब है उनको पता ही नहीं है। उनको पता है हमला हुआ है, मारना है, और वो तब तक मारेंगे जब तक खुद निस्तनाबूत ना हो जाए, चाहे अमेरिका को निस्तनाबूत ना करते। घायल शत्रु है ईरान अमेरिका के लिए। अच्छा। और बहुत जबरदस्त तबाही लेकर के आने वाला है। घायल है तभी घातक है। घायल है तभी घातक है। और यही युद्ध 2032 तक जाएगा और बहुत सारे क्राइसिस और उटपटांग चीजें दिखाई देंगे। इस सेक्शन को ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ लेते हैं। आपने गोल्ड की बात की, आपने कहा गोल्ड खरीद करके रख लो। गोल्ड के साथ में बड़े फ्लक्चुएशंस हुए, लगभग 1,76,000 1,80,000 तक गया, नीचे आकर के 1,42 1,43 तक भी गया, बल्कि 1,36 1,37 तक भी गया, और अभी फिर से कभी 1.5 लाख 1,52 1,53 1,48 हो रहा है। क्या लगता है गोल्ड जाएगा कहां तक? गोल्ड 2 को क्रॉस कर जाएगा। कब? 2026 में। हाँ, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। अगस्त के महीने में, ऐसा जुलाई अगस्त में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे। अच्छा। गोल्ड 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे का, कि एक मैंने भविष्यवाणी करी थी, 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना बढ़ेगा। और होता कैसा है इसमें कि 20 मार्च से 18 अप्रैल का जो टेन्योर है, उसी में 14 अप्रैल का एक ऐसा ड्यूरेशन आता है। तो सूर्य का ट्रांजिशन होता है। सूर्य का ट्रांजिशन होता है 14 तारीख को मेष राशि में। सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। सूर्य यानी सोना। अब सूर्य के मूवमेंट से आप समझिए कि सोना कहाँ जाने वाला है। अच्छा। सूर्य बैठे जैसे ही मीन राशि में, शनि वहां पहले से बैठे हुए थे, सूर्य ने ग्रहण बना लिया। अच्छा। सोना का रेट गिरने लगा। ठीक है। ग्रहण लग गया सूर्य में, सोना का रेट गिरने लग गया। ठीक है। 14 तारीख को ग्रहण से सूर्य निकल गया। सोना का रेट हो गया स्टेबल, लेकिन फिर भी शनि अपनी पहली दृष्टि से देख रहे हैं, इसीलिए सोना स्पाइक अप नहीं गया। अच्छा। अच्छा। बस मैं आपको बता रहा हूँ, 14 अप्रैल के बाद आप लीजिए 14 मई 14 जून। अच्छा। ठीक है, 14 जून और 14 जुलाई। 14 जुलाई के आसपास आप देखेंगे वापस सूर्य उस समय मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मिथुन राशि का सूर्य होते बुधादित्य का फल देगा। बुधादित्य का फल देते ही वापस सोना ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और तेजी से, वो काफी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। और उसके बाद जुलाई आ गया, 14 जुलाई। 14 जुलाई के बाद देखिए 14 अगस्त और 14 सितंबर। 14 सितंबर को सोना पहुंच जाएगा अपनी स्वराशि सिंह राशि में, शनि से कोसों दूर। वहां पर सोना अपने पीक पे पहुंचेगा इस साल का। 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस सितंबर का महीना में। अच्छा। तो इस तरीके से देखिए, ग्रहों के साथ साथ में सोने के प्राइजेस चल रहे हैं। मैं आपको भूकंप का दिखाऊं, एक विवरण दिखाता हूँ, केओस का, लोगों के मरने का एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। शनि महाराज 2025 में उनका ट्रांजिशन होता है मीन राशि में, जहां भी बैठे हुए हैं। मीन राशि में जब शनि बैठते हैं तो आप देखिएगा कि शनि की दिशा अपनी होती है पश्चिम, पूरब के तरफ से भारत में प्रवेश करते हैं। मेरी भविष्यवाणी आई थी जनवरी 2025 में कि 2025 के मार्च में देखना, 29 मार्च को बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है, क्योंकि शनि ट्रांजिट करेंगे, पूरब की तरफ घुसेंगे। पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ घुसेंगे। ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त भूकंप आएगा, डिजास्टर आएगा। और वो आपने देखा होगा कि 29 तारीख को ही, ट्रांजिशन वाले दिन ही जबरदस्त भूकंप आया था म्यांमार में। बहुत सारे घरों को क्षति हो गई थी। थाईलैंड तक भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा उसी महीने के अंदर पहलगाम वाला हमला हो जाता है। 1 साल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर वाला उसी महीने में होता है। और फिर मेरी ये भविष्यवाणी आई थी उस समय कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है, उसका भी डेट के साथ मैंने बता रखा था, इतने डेट से इतने डेट तक युद्ध होगा, और ये क्षणिक युद्ध होगा, इतने डेट तक ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप खोलेंगे तो भविष्यवाणियां करके एक मैंने हाईलाइट लगा रखा है, उसको कभी खोलिएगा तो 2025 वाली भविष्यवाणियों का कैसे रिलेशन मैं समझा रहा हूँ वो आपको मिलेगा। बहुत लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ कि ग्रहों का कैसा चाल और कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। वहां से चलता हुआ शनि बढ़ा आगे मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में पहुंचता है, वहां पर सूडान में जेनोसाइड बहुत भयंकर बढ़ जाता है, बुलडोजरों से बॉडीज उठा रहे हैं। इतना जबरदस्त शनि का मीन राशि में बैठना होता है, इतना गंदा होता है। अमेरिका पहुंचता है इसी जनवरी में। तब मेरी भविष्यवाणी 2025 में ही आ गई थी। जनवरी में देखना कि अमेरिका युद्ध की हालत में आ जाएगा अचानक से। 3 जनवरी को वेनेजुएला पे हमला, 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स, उसके बाद लगातार जो युद्ध चल रहा है सो चल रहा है। अभी शनि जब तक पॉजिटिव प्लैनेट के घर में नहीं बैठते हैं,
यानी कि शनि जब तक अभी निकल करके मीन से निकलेंगे तो मेष में पहुंचेंगे, मेष से वृषभ में, मिथुन में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक केओस बहुत ज्यादा है। और जब तक शनि महाराज तुला में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये युद्ध चलेगा। दो चीजें मुझे साथ में नहीं, मैं लेकर के चल शनि महाराज जब तक मिथुन में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये युद्ध चलेगा। मिथुन में शनि महाराज आएंगे और मिड का टेन्योर आ जाएगा, मतलब 1 साल मिथुन में बैठने के बाद निकल जाएगा, उसके बाद जाकर के युद्ध समाप्त होगा। ड्यूरेशन होने वाला 2033। आपके मुकाबले मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी मैं दो चीजें आपसे एक साथ में पूछना चाहूंगा। जी एक तो शनि महाराज की चाल की आपने बात की है, आपने जी। टेक्निकली बताने की कोशिश की है। शनि महाराज के बारे में एक बात कही जाती है ना कि न्याय के देवता हैं, यानी इंसाफ के देवता हैं। जी तो क्या ये शनि महाराज का इंसाफ चल रहा है? पहला तो मेरा सवाल ये है। और अगर आप इजाजत दें तो अगले 8 महीने के लिए बहुत छोटे छोटे सेक्शन में 2-2 या 3-3 राशियों के जो जातक हैं अपने लिए थोड़ा सा भविष्य भी तलाश करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये समझाइए कि शनि अगर इंसाफ के देवता हैं तो अभी उनका कितना इंसाफ बाकी है जैसे आप बता रहे हैं, और क्या उस इंसाफ में और भी विध्वंस है, और भी विनाश है, और भी डिस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, केवल शनि महाराज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अग्नि पंचक योग में लगा हुआ सूर्य ग्रहण और उसी पक्ष में लगा हुआ चंद्र ग्रहण जो महाभारत के भीष्म पर्व से हमें अंकित करवाता है, रिलेट करवाता है कि आप देखेंगे कि जब भी इस प्रकार का एक पक्ष में ग्रहण लगा हो तो उसमें दुनिया की आधी आबादी को खतरा होता है। तो है अभी दुनिया की आधी आबादी को खतरा। 2032 तक ये युद्ध चलेगा, संग्राम चलेगा। तो शनि महाराज बिल्कुल टेस्ट ले रहे हैं और जबरदस्त टेस्ट ले रहे हैं। जिसने धर्म का हाथ पकड़ा हुआ है वो ठीक है, जिसने नहीं पकड़ा हुआ है उसके साथ देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है। चलिए, आपके साथ में धर्म का हाथ पकड़ करके एक बार इस छोटे सेक्शन में 2-2 3-3 राशियों के जातकों की बात कर लेते हैं। अगले 8 महीने यानी मई से लेकर के दिसंबर तक आप किस तरीके के देखते हैं, एक बार बता दीजिएगा। मेष यानी अरीज जिनका स्वामी मंगल, वृषभ यानी टॉरस जिनका स्वामी शुक्र। देखिए, मूल रूप से मैं ऐसे बताऊं कि मैं ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बदलता हूं, तभी जाकर के लोग इसको अच्छे समझ पाएंगे। मेष का, वृश्चिक का और सिंह राशि का। मेष, वृश्चिक और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उनकी बोलने की एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनका रूटीन खराब रहेगा इस साल। उनका सोने का, उठने का रूटीन जो है बिल्कुल डैमेज रहने वाला है। परेशान रहेंगे इस चीज से, रूटीन से, अपना नींद पूरा नहीं कर पाएंगे आसानी से, और थका थका से बहुत ज्यादा महसूस होगा। कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, नीरसता रहेगी। अपॉर्चुनिटीज भर भर के आएंगी। पहले के मुकाबले में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। पुराने लोग आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इससे पहले कि बाकी 3 या 2 या 3 राशियों और बाकी मैं 12वीं राशियों तक पहुंचूं, एक बात और बताइएगा महाराज, क्या ये बात सच है कि हर दिन इंसान की जिंदगी में एक राहु काल होता है थोड़ी देर के लिए? ऐसा कुछ है? मैं समझना चाह रहा था क्योंकि मैं अपने किसी मित्र के साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने ऐसे ही मजाकिया लहजे में कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे का राहु काल आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और इस वजह से शायद मुझे बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। अगर हर दिन राहु काल आता है तो क्या वो जो राशिद हाशमी के लिए होगा वही आचार्य जी महाराज के लिए भी होगा या फिर अलग होगा? ये राहु काल कितने चैलेंजेस लेकर के आता है और इस राहु काल में क्या कोई उपाय भी होते हैं क्या? देखिए, राहु काल एक विशेष टेन्योर के लिए होता है, दिन में, हर दिन। और इसको इग्नोर करना चाहिए। इसमें कोई खास काम नहीं करने चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। इस क्षण में इस क्षण में यात्रा के लिए बाहर आपको कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हम रखते हैं। बाकी कब आएगा समय, कब निकल जाएगा राहु काल, ध्यान ही नहीं देना है इस टॉपिक। पिछले इंटरव्यू में आपने कुछ और डेट्स भी बताई थी जिसमें एयर क्रैश को लेकर के आपने भविष्यवाणियां की थी, एक्सीडेंट को लेकर के आपने भविष्यवाणियां की थी और जिंदगी जाने को लेकर के भी आपकी कुछ भविष्यवाणियां थी। अगले 8 महीने में इस तरह का कोई खतरा आप देखते हैं क्या भारत में, विश्व में? जो एयर ट्रैवल करने वाले लोग हैं किसी खास क्षेत्र में, क्या उन्हें कुछ वर्जित भी है, कुछ खास उपाय करके भी वो लोग निकले? किसी खास राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी खतरा है कुछ? देखिए, राशि के ऊपर खतरा नहीं है इसमें। इसमें खास तौर से देखा जाए तो कुछ खास अवधियां हैं, जैसे मैंने बोला 16 जून से 14 जुलाई के बीच में विमान हादसा होने का योग दिखाई पड़ता है। जिस विमान में कोई पॉलिटिशियन बैठे हों ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है।
तो ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो आगामी समय में हो सकती हैं, लेकिन राशियों से कोई खास उसका उल्लेख नहीं आता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा राशि फल पर जो हम चर्चा कर रहे थे, अगर उस पे घूम के आए, वृषभ राशि और कर्क राशि के बारे में अगर हम बात करें, तो मूल रूप से देखा जाए तो इनके साथ में जो जीवन है ये बड़ा ही शांत तरीके से व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई नया प्रॉब्लम में फंसे होंगे, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। राशियों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगेन कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक और सवाल आया है कि अगर सुमित आचार्य जी महाराज अपनी भविष्यवाणी को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो फर्ज कीजिए कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चों में कोई राम भी होगा, कोई श्याम भी होगा, बच्ची अगर है कोई सीता भी होगी, कोई गीता भी होगी। अगर एक ही समय में, एक ही दिन में, एक ही ग्रह दशा में दो लोग पैदा हुए हैं और वो जुड़वा हैं, तो फिर उनकी किस्मत अलग अलग कैसे हो जाती है? फिर तो दोनों ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से दोनों का भविष्य सेम होना चाहिए। देखिए, यही कमी है लोगों के ज्योतिष की समझ की। लोगों को ये नहीं आता कि जुड़वा बच्चों की कुंडली देखते कैसे हैं। जुड़वा बच्चों की कुंडली में अगर 10 सेकंड का भी अंतर है तो कुंडली बदल जाती है। बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक ड्यूरेशन का गैप होता है। अगर 10 सेकंड का भी गैप है तो कोई सीता और कोई गीता हो सकती है। बिल्कुल डिफरेंट होता है पर्सनैलिटी। इसके लिए विशेषतः D19 चार्ट को पढ़ना चाहिए। अच्छा। D19 चार्ट आपको हेल्प करता है जुड़वा बच्चों की कुंडली को समझने में। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो जो नॉर्मल कुंडलियां होती हैं, जो लग्न चंद्र नौमांश आप देखते हैं, उससे जुड़वा बच्चों की कुंडली नहीं देख सकते हैं और एक ओवरव्यू देख सकते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में कैसा कुछ घटित होगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट तरीके से बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो वैसी कुंडलियां बनती है जो 10-10 सेकंड में बदल जाती हैं। वो है D19 चार्ट। अच्छा। आप इसको पढ़ना शुरू करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि जुड़वा बच्चों में कितना ज्यादा अंतर होता है। इससे पहले कि भविष्यवाणी पर आगे बढ़े, बहुत देर से मैं आप पर फोकस कर रहा हूँ। दो चीजें मुझे नजर आती हैं, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और धर्म के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। ये मस्तक पर आपके जो तिलक है वो और आपकी शिखा, दो चीजें आपकी पहचान है। हालांकि बाकी आपका स्वैग भी आपकी पहचान है और स्टाइल स्टेटमेंट भी आपकी पहचान है। हाल के दिनों में आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर कंपनी है लेंसकार्ट चश्मे वाली, उन्होंने अपने शोरूम में दो चीजें बैन कर दी कि तिलक आप लगा नहीं सकते, शिखा आप धारण कर नहीं सकते, और कोई भी ऐसा सिंबोलिज्म जो धर्म की तरफ इशारा कर रहा हो वो आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। बात करते हैं धर्म की तरफ इशारा करो, बुर्का तो अलाउड था वहां पे पहनने के लिए। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। वो विशेषतः एंटी हिंदू है और हिंदुओं के खिलाफ। सोचिए जरा, जहां पर इतने भारी मात्रा में हिंदू रहते हो जिस देश में, वहां पर ये काम वो कर सकते हैं कि आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, आप शिखा नहीं रख सकते हैं। ये तो साक्षात ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कोई विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश पे शासन कर रहा हो और उस तरीके का शासन चंद रुपयों का लोभ दे करके अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो करने का प्रयास कर रहा था। बिल्कुल निंदनीय कार्य है। पूरे रूप से खुले तौर पे मैं इसका विरोध करता हूँ। और अभी मैं जाने भी वाला था लेंसकार्ट की दुकान पर, वहाँ के मैं चश्मे खरीद कर, चश्मे उनके कितने सारे, मैं चश्मे तोड़ने वाला था, मेरा ऐसा प्लान था चश्मे खरीद करके। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी के यहाँ जाऊं और जाकर के तोड़ फोड़ मचा दूं, लेकिन चश्मे खरीद करके, वैसे चश्मे की थू है, डस्टबिन में डाल देता, मैं चाहे कुछ करता। मैं अपना जो अंदर का आक्रोश है बिल्कुल आता ही आता है कि किस प्रकार से आपने ऐसा करा। ये तो बहुत ही गलत है। आपने भारतीयता के ऊपर एक तमाचा मारा है। अगर आपको पता है तिलक का महत्व कितना बड़ा होता है। आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हो, अपने ज्ञान चक्षुओं को एक्टिवेट करते हो। यही ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से आपकी दूरदृष्टता खुलती है। अगर वहां पर कोई तिलक लगा करके व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है, मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूँ जो बिना तिलक लगाए हुआ व्यक्ति है वो शाम को दारू पीने जाता होगा, शाम को शराब पीने जाता होगा। लेकिन जो तिलक लगाया हुआ है उसका अंतर आत्मा कहीं से गवाही नहीं देगा कि जाकर के शराब पीने बैठ जाओ। और अगर बैठ भी जाए शराब पीने के लिए तो 10 लोग उसको जरूर आके टोकेंगे, तो तुमने तिलक लगा रखा है, तुम कैसे शराब पी रहे हो। एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माथे पर शिखा जिसके है, शिखा वाला व्यक्ति भी गलत आचरण नहीं कर सकता। वहां जिसके माथे पे शिखा नहीं है वो अंदर से चोर है। बिना शिखा के वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी उटपटांग हरकत कर सकता है। शिखा वाला के ऊपर एक जिम्मेदारी है और उससे 10 लोग सवाल करेंगे। अगर वो कुछ गलत करता है तो उससे सवाल किया जाएगा कि तुम शिखा रखते हो माथे पे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा करते हो। आपको वो एम्प्लॉय अच्छा लगता है जो कैरेक्टर से स्ट्रांग है, या वो एम्प्लॉय अच्छा लगता है जो कैरेक्टर से बिल्कुल ढीला है। ये बिल्कुल गौरतलब बात है। मैंने कई ब्राह्मणों में, राजपूतों में देखा है, शिखा लंबी है,
जब उनकी शिखा कटती है, शिखा काटने के पीछे का एक विशेष कारण होता है। मैंने अच्छा। अपने एज ग्रुप के लड़कों को देखा है शिखा अपनी कटवाते हुए। क्यों कटवाते हैं? मैंने अगर इंटरनली सवाल करा, नाम नहीं लूंगा, मेरे ही दोस्त यार है, मैंने पूछा भाई शिखा क्यों कटवा लिया? अच्छा। तो कहते गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं भाई, तो शिखा ऐसे लेके अच्छा नहीं लगता है। कोई कह रहा है कि नहीं, नहीं, पब में आप पे जाते हैं बहुत तो आप पे तिलक लगा शिखा के बहुत जाते अच्छी लगती है। और बल्कि मैं समझना भी चाह रहा था इस सेक्शन में, चूंकि पहली बार मेरे व्यूअर्स भी एक ज्योतिषाचार्य से, एक धर्म के जानकार से समझना चाहेंगे। मैंने कई किस्म का तिलक देखा है। मैंने जैसा सुंदर सा आपने तिलक लगाया है वो भी देखा हुआ है। जी। मैंने वो चंदन का जो तिलक होता है मैंने वो भी देखा है। एक त्रिपुंड भी होता है ना, जब त्रिपुंड, आप पूरे जी। मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं। आपके मुकाबले फिर भी मेरा ज्ञान काफी कम है। एक त्रिपुंड भी होता है। ये तिलक का महत्व आपने थोड़ा तो बताया, लेकिन ये जो अलग अलग किस्म के तिलक होते हैं, अलग अलग किस्म से आप जब अपने मस्तक, अपने भाल को सजाने की कोशिश करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये सिग्निफाई क्या करता है वैसे? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो तिलक आपके भाल को सुशोभित करता है, हाँ, हाँ। आपके इष्ट से आपको जोड़ता है। अच्छा। अब यहाँ पर अपने यानी अपने इष्ट के भगवान से। हाँ, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति हुँ। आपका प्यार है कि आप अपने इष्ट के जैसा दिखना चाहते हैं। अच्छा। जैसे जो शंकर जी के भक्त हैं साक्षात, तो हुँ। शिव भक्त शिव के जैसा दिखना चाहेंगे। शिव भक्त चाहेंगे कि हम खुद, क्योंकि देवता जिन देवता को आप ज्यादा पूजते हैं वो देवता आपके अंदर खुद ही आवाहित होने लग जाते हैं। हुँ। आप खुद ही शिव को पूजते पूजते कब आप अंदर से शिव बन जाते हो ये आपको पता नहीं लगता, अंदर से भी बाहर से भी। तभी जब आप माथे पे त्रिपुंड धारण करते हो, त्रिपुंड मतलब क्या? दो अनामिका उंगली से और अपने मध्यमा उंगली से ऊपर की दो लकीरें खींचिए, बाएं से दाहिने आते हुए, और तर्जनी उंगली से भी नीचे की एक लकीर खींचिए, वही होता है त्रिपुंड। तो त्रिपुंड जो धारण करते हैं वो शंकर जी से कनेक्ट होते हैं। शंकर जी के भक्त जो होते हैं वो त्रिपुंड धारण करके शिव पूजा करते हैं। ठीक है। विष्णु जी के भक्त होते हैं वो ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र जो नाग के फन के जैसा दिखाई पड़ता है, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहते हैं उसको। हर तिलक का कई सारे प्रकार हैं। अब वहां निर्भर करता है कि व्यक्ति शैव संप्रदाय में किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो और वैष्णव संप्रदाय में कोई गौड़िया संप्रदाय का है तो गौड़िया तिलक अलग है ऊर्ध्व पुंड्र का। रामानुजाचार्य का संप्रदाय अलग है। हर प्रकार के आचार्यों का अलग अलग संप्रदाय होता है। वो अपने संप्रदाय विशेष का एक आइडेंटिफिकेशन भी लेकर के चलते हैं अपने साथ। तो ये निर्भर करता है कि हाँ, हम जिस भगवान को पूजते हैं तो उनका तिलक हमारे मस्तक पे होगा। लेकिन हम जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस भी हम संगठन के भागी हैं, उस संगठन का तिलक क्या है, उस संप्रदाय का क्या तिलक है, तो उसको भी लोग धारण करते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के, अगर एक तो मूल प्रकार हो गया शाक्त, मैंने शाक्त तिलक लगा रखा है। अच्छा। गंगा जल से शैव तिलक लगा रखा है। ये जो त्रिपुंड है, त्रिपुंड भी धारण किया है, और शाक्त माँ भवानी का भी तिलक मैंने धारण किया है। शाक्त तिलक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कम से कम हर प्रकार के तिलकों के 36 से 108 प्रकार तक के होते हैं। निर्भर करता है संप्रदाय, निर्भर करता है आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी, उसके अनुसार आप तिलक धारण करते हैं गुरु की आज्ञा से। और मैं लेंसकार्ट वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि कम से कम इस वीडियो को देख करके भी आप समझें, और धर्म के आधार पर अपने शोरूम को विभाजित करने की कोशिश ना करें। शिखा के बारे में जो मेरा सीमित ज्ञान है वो ये कहता है कि शिखा के साथ में आपके जीवन का एक संकल्प जुड़ा हुआ होता है। यह संकल्प धर्म का भी है, पुराण का भी है, और ये हमारे अपने इमोशंस का भी है। मैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें जानता हूं, और जब शिखा की बात होती है ना, मैं हमेशा चाणक्य को याद करने की कोशिश करता हूं। चाणक्य ने घनानंद के दरबार में अपनी शिखा को बांध करके एक संकल्प लिया था, और यह कहा था कि यह शिखा तभी खुलेगी जब ये पूरा शासन बदल जाएगा, राजपाट बदल जाएगा। मैं डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य से ये पूछना चाहता हूं, ये शिखा का संकल्प क्या होता है? शिखा का महत्व क्या होता है? शिखा का महत्व ये होता है कि शिखा आपको अपने प्रारब्ध ज्ञान से जोड़ता है। अच्छा। गर्भ का जो बाल होता है, सहस्रसार चक्र, मस्तक पे ये जो भाग है जहाँ शिखा रखी जाती है उसको सहस्रसार कहा जाता है। और वहां पर 1000 कमल की आकृति होती है। आप ब्रेन में भी देखेंगे तो वैसा आपको दिखाई देगा। पीनियल ग्लैंड होता है वहां पे। उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहां के बालों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि आपके पिछले जन्म के ज्ञान से आपको जोड़ दे, पिछले जन्म के मंत्र से आपको जोड़ दे, इस जन्म में आपको भटकने ना दे। क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, हम भटक रहे हैं और इसीलिए जन्म लेते जा रहे हैं।
शिखा रहेगा तो पिछले जन्म में जहां तक उपलब्धि हमने प्राप्त करी थी वो उपलब्धि हमें बड़े आसानी से इस जन्म में मिल जाए, ताकि हमें हमारा जो मार्ग है, जो सही रास्ता है वो सीधा प्रशस्त हो जाए, इसलिए भी शिखा है। शिखा गौरव होता है हिंदुओं का, शिखा गौरव होता है ब्राह्मणों का, और राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के सभी शिखा रखते हैं और उनको रखना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ फलित नहीं होगा अगर मस्तक पे शिखा नहीं है तो। शिखा वंदन पूजा का बहुत ही प्रथम नियम है। जब भी आप आसन पे बैठते हैं सबसे पहले अपनी शिखा बांधते हैं। शिखा आप बांधते हैं तभी आप पूजा करते हैं, तो उसकी एनर्जी आपके शरीर में समाती है। अन्यथा शिखा अगर खुली है या शिखा नहीं है तो पूजा की सारी एनर्जी तो रेडिएट हो गई वापस से ब्रह्मांड में। इसीलिए भी शिखा होनी चाहिए। नहीं तो मंत्रों का बेसिकली हमारे जो धर्म शास्त्र है वहां पर मंत्रों को एक साइंस के जैसा भी देखा जाता है। मंत्रों के वाइब्रेशन को हम अपने अंदर पकड़ने का कोशिश करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को पकड़ने का कोशिश करते हैं। मस्तक पे शिखा बंधा होगा तो मंत्र की पॉजिटिविटी जब शरीर में आएगी तो अंदर ही रेजोनेट करती रह जाएगी, अंदर ही वाइब्रेट करती रह जाएगी। शिखा हमने जहां खोला, शरीर ग्राउंडेड हो गया ब्रह्मांड के साथ में, यानी सारी एनर्जी वापस से डाइल्यूटेड, डाइवर्टेड। इसीलिए भी शिखा रखनी जरूरी है। शिखा के बिना ना पूजा पाठ फलित हुआ, जनेऊ के बिना भी पूजा पाठ फलित नहीं होगा। शिखा और जनेऊ आवश्यक है, बाकी तिलक आदि जो है वो अपने इष्ट के अनुसार आप धारण जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक बड़ा मजेदार सवाल आया, मैं पढ़ करके एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। कोई कहता है, ये कोई फीमेल है और उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मुझे सुमित आचार्य जी महाराज बहुत पसंद हैं, अपने ज्योतिष के लिहाज से भी, अपने पूरे व्यक्तित्व के लिहाज से, लेकिन मुझे एक ही शिकायत है उनसे जी। शिकायत यह है कि इतनी तारीख बताते हैं, एग्जैक्ट तारीख बताते हैं, एक्यूरेट तारीख बताते हैं, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के एकमात्र ज्योतिषाचार्य हैं जो ठसक के साथ डंके की चोट पर तारीख बताते हैं। और आगे लिखती हैं ये विनीता जी हैं कोई, और आगे ये लिखती हैं, सुमित आचार्य मतलब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो मुझे भी ये तारीख बता दीजिए कि नई गाड़ी लेने का सबसे शुभ समय, दिन, तारीख और वार क्या होना चाहिए। मैं घर भी आगे खरीदना चाहती हूँ, तो दिशा कौन सी ज्यादा शुभ होनी चाहिए, तारीख भी बताइए और वार भी बताइए। देखिए, मूल रूप से अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया वाहन चाहते हैं, तो पुष्य नक्षत्र का चयन करिए, हस्त नक्षत्र का चयन करिए, आपका वाहन लेना फलित होगा। अगर महीने में हर बार एक पुष्य नक्षत्र पड़ता है, पुष्य नक्षत्र में आप अगर वाहन को लेते हैं, उसका पहला स्टेप पूरा करते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो आपके लिए हमेशा फलित होगा। कहते हैं सर्वाणी विघ्नानि हरन्ति पुकारा। दिन का अगर बात करा जाए तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा है वाहन खरीदने के लिए, बृहस्पतिवार का दिन बढ़िया है, रविवार और शुक्रवार का दिन बड़ा बढ़िया होता है वाहन खरीदने के लिए। इसके अतिरिक्त बाकी जो दिन है उसमें वाहन खरीदने से परहेज करना चाहिए। यदि आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो घर की जो दिशा है उसको कैसे देखना है कि घर के बीच में चले जाना है, अंदर बिल्कुल मिडिल में खड़े होइए, फोन में कंपास खोलिए और कंपास से देखिए कि ईस्ट के तरफ, जिधर ईस्ट लिखा हुआ है उधर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट कहीं पे भी कोई टॉयलेट ना आ रहा हो, गंदे पानी का निकासी ना आ रहा हो। अगर आ रहा हो तो इमीडिएटली उस घर को छोड़िए, उस घर को मत खरीदिएगा, अन्यथा उस घर में प्रवेश करने के बाद बहुत बड़ा रोग लगेगा। चाहे आपको लगे, चाहे परिवार में किसी व्यक्ति को एक बड़ा रोग लगेगा, उसमें आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आप सड़क पे आएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अगर अपनी बात पूरी कर लें, अगर आपका घर पूरब की तरफ, उसमें जब आपने मिडिल में रखा तो जब निकलते समय आपको देखना है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन रहता है, ईस्ट फेसिंग है कौन सा, क्या घुसते समय ईस्ट होना चाहिए या निकलते समय। निकलते समय जो दिशा होती है वो होता है असली दिशा, निकलते समय ईस्ट सामने होना चाहिए। ठीक है। अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते समय मेक श्योर कि उत्तर नहीं सामने दिखना चाहिए, यानी घर से निकलते समय दक्षिण नहीं दिखना चाहिए। घर से निकलते समय दक्षिण पश्चिम नहीं दिखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम का भाग घर का टाइट होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट है तो, साउथ ईस्ट है तो भी चलेगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ईस्ट लगना चाहिए, ईस्ट लगना चाहिए। कहीं पे भी ईस्ट से प्रवेश आप कर रहे हैं जी, शुभ है। आप उत्तर से प्रवेश कर रहे हैं, निकलते समय सामने नॉर्थ है, उत्तर है तो भी शुभ है, कोई उसमें अशुभता की बात नहीं है। पश्चिम भी कुछ हद तक चल जाएगा। मेक श्योर जितने घर के टॉयलेट्स हो वो सब पश्चिम की तरफ बने हो, पूजा का स्थान पूरब की तरफ हो, किचन पूरब की तरफ हो। अच्छा। अगर सर्वश्रेष्ठ है कि किचन आपको अग्निकोण में मिल जाए, यानी साउथ ईस्ट में, लेकिन बड़ा मुश्किल है साउथ ईस्ट में किचन कोई बनाया हो। आप अगर फ्लैट देख रहे हैं, बना बनाया घर देख रहे हैं, तो किचन अग्निकोण में हो सकता है ना मिले। बस एक चीज मिल जानी चाहिए कि ईस्ट में कहीं पे भी गंदे पानी का निकासी ना हो, उस घर को आंख बंद करके ले लीजिए।
ठीक है। एक और बात बताइएगा, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि दक्षिण नहीं लगना चाहिए, सामने जो है साउथ नहीं होना चाहिए। इसमें एक तरीके का विरोधाभास है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि घर के लिए सामने अगर दक्षिण आ गया तो अशुभ है, लेकिन वहीं पर आप देखें कि दक्षिण दिशा में जो जो इलाके हैं उनमें बरकत बहुत होती है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, दक्षिणी दिल्ली सबसे अमीर इलाका, दक्षिणी बेंगलुरु सबसे ज़्यादा संपन्न इलाका, दक्षिणी मुंबई यानी शहर का दक्षिणी कोना बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाता है, शहर का दक्षिणी कोना बहुत खुशहाल कहा जाता है। अब नोएडा में आप ले लीजिए, जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ का जो दक्षिणी इलाका है बहुत तेज़ी के साथ में डेवलप हो रहा है। ये विरोधाभास फिर कैसा है कि इलाके का दक्षिण बहुत अच्छा, घर में सामने दक्षिण बहुत बुरा? देखिए, घर के सामने निकलते समय दक्षिण दिशा सामने नहीं पड़नी चाहिए, ये बात तो है, लेकिन दक्षिण दिशा कोई खराब दिशा नहीं है। अच्छा। दक्षिण दिशा पितरों की भी दिशा है। हम्म। पितृ मतलब विस्तार, पितृ मतलब जड़। हम्म। और यही एक बड़ा कारण होता है कि कभी भी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे, भूभाग में देखेंगे, तो दक्षिण पहले डेवलप होता है, और ये शुभता का संकेत भी है। दक्षिण का डेवलप होना एक प्रकार से दक्षिण से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को बैरियर के जैसा रोक भी लेती है। तो ये अच्छा। सकारात्मक बात होती है। अच्छा। दक्षिण की दिशा में धनाकोश का बनना, सबसे धनी और संपन्न भाग बनना, वो इसलिए भी है कि दक्षिण की दिशा सबसे भारी होनी चाहिए, और वो अपने आप में एक वास्तु का ही किया हुआ एडजस्टमेंट है। प्रकृति ने वास्तु का एडजस्टमेंट किया हुआ होता है कि दक्षिण में ही जितनी बड़ी इमारतें हैं दक्षिण में बनवा दो, जितना डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सारा का सारा दक्षिण में करवा दो। उत्तर हल्का रहे, उत्तर नेचुरल रहे। उत्तर नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। पूरब ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, पश्चिम जड़त्व को रिप्रेजेंट करता है, शांति को रिप्रेजेंट करता है, दक्षिण उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तभी ये कारण है कि हनुमान जी उत्तर की तरफ बैठ करके दक्षिण ही तो देख रहे होते हैं। तो ये सब कारण है कि वहां पर उन्नति है, वहां पर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इसीलिए है कि वहां पर बैरियर के जैसा वो काम करता है कि उत्तर को प्रभावित ना करे। आप मेरे चैनल पर एकमात्र ऐसे गेस्ट हैं जिनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। एक कोई किरण जी हैं, वो ये लिखती हैं, मैं किरण सुमित आचार्य जी के साथ में संवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल क्लियर उन्होंने लिखा है, और उनका ये कहना है, सुमित आचार्य जी महाराज ने साल 2026 को लेकर के इतना डरा दिया है कि एक्सीडेंट होने वाले हैं, तबाही आने वाली है, कयामत होने वाली है, लेकिन मेरा एक बहुत ही कंपैटिबल बॉयफ्रेंड है। तो सुमित आचार्य जी महाराज मुझे ये बताएं कि क्या किरण की इस साल में शादी होगी? शादी करने के लिए कंपैटिबिलिटी देखें या मुहूर्त, और अपना जन्मदिन भी इन्होंने लिखा है 13 जनवरी 2001। देखिए, शादी करने के लिए यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी तो देखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। आप शादी कर लेंगे और कुंडली आपकी नहीं मिली है अगर प्रॉपरली, आप समझिए शादी करते ही वो व्यक्ति का हाव भाव, नेचर सब कुछ बदल जाता है। ठीक है। समय के साथ ये चीजें बड़ी खराब हो सकती हैं, उल्टा पुल्टा मोड़ ले सकती हैं। किसी की आयु कम हो सकती है शादी के बाद। हो सकता है आपके जीवन में लिखा हो कि आपके पति की आयु कम रहेगी, वो व्यक्ति को जीना होगा, लेकिन आपके साथ शादी करने के बाद कम आयु होने लग जाए। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए कुंडली मिला लेना जरूरी है। कुंडली अगर आप लोगों को संदेश देता है कि ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, अन्यथा रुक जाना चाहिए। एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये लिखा कि ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत को भी बाज ने फोड़ करके रख दिया है जी। और ये बाज क्या सुमित आचार्य जी महाराज का है? और वो ये पूछते हैं, सुमित आचार्य जी महाराज मुझे ये बताएं, क्या कोई ऐसा दिन है 2026 का जब पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होगा? क्या आने वाले समय में लोग एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करेंगे या साइंस पर? दो सवाल एक ही किसी ने पूछा है आपसे। यार ये सवाल बड़ा अजीब है, एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करेंगे या साइंस पर? थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ोगे तो साइंस बहुत पीछे लगने लग जाएगा। साइंस बच्चा है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। साइंस में जो चीज़ें अभी डिस्कवर हो रही हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले डिस्कवर हो रखी हैं। मैंने तो लोगों को कितने बार पॉडकास्टों में चैलेंज भी करा कि साइंस के जो स्कॉलर्स हैं या जो अभी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने थ्योरीज फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से वो थ्योरीज लिख करके और कमेंट में मेंशन करिए, और मैं बताता हूँ शास्त्र में किस पेज में, किस शास्त्र में कहाँ मेंशन है वही थ्योरी। मैंने तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये तक बता दिया है कि लाइट का पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, मंत्रों में कोडेड है। लाइट में पार्टिकल्स होता है और कैसे बिहेव करता है पार्टिकल्स, वो भी मंत्रों में कोडेड है, जो हार्डली 10 साल पहले यानी पता आप ये क्लेम कर रहे हैं कि न्यूटन से भी कहीं ज्यादा, आइंस्टीन से भी कहीं ज्यादा
पाइथागोरस थ्योरम से भी कहीं ज्यादा आपका ज्योतिष शास्त्र निकल चुका है। कौन सा पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं आप, और कौन से न्यूटन की बात कर रहे हैं? न्यूटन एक ट्रांसलेटर है। कनाद मुनि की कनाद संहिता को एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया उसने। अरे भाई, क्रोनोलॉजी तो बदल देता। कनाद संहिता का तीसरा लॉ को अपना पहला बना लेता कम से कम। नहीं, कनाद मुनि का पहला लॉ न्यूटन का पहला लॉ, कनाद मुनि का दूसरा लॉ न्यूटन का दूसरा लॉ, कनाद मुनि का तीसरा लॉ न्यूटन का तीसरा लॉ। भारत से किताबें बोट में और जैसे तैसे करके ट्रांसपोर्ट हुई है यूरोप में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जब बना वहां पर, और कैम्ब्रिज के बनने के बाद से और यूरोप में जब से किताबें ट्रांसपोर्ट होने लग गई, तब से वहां के लोगों ने केवल ट्रांसलेट कर करके अपना रिसर्च बताने लग गए लोग वहां के। आप देखिए गैलीलियो गैलीली, उनके रिसर्चेस तभी से आने लगे जब यहाँ से किताबें जाने लगी थी भारत से। उसी समय यही 12th-13th सेंचुरी में किताबें गई हैं और उस समय से वहां पे रिसर्चेस आने लग गए हैं। कनाद संहिता जाता है कैम्ब्रिज में और वो कनाद संहिता एज इट इज ट्रांसलेट हो जाता है। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे यहाँ से जाता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे यहाँ पे है। मैं आपको पेज नंबर, श्लोक नंबर सब कोट करके दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ, नारद पुराण मैंने खोल रखा है इस मोबाइल में इधर। नारद पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पद में श्लोक संख्या 46 और 47 आप पढ़िएगा। मैं उसका भावार्थ पढ़ के सुनाता हूँ। मुने, व्यास को 22 से गुना कर देना और 7 से भाग दे देना चाहिए, इससे स्थूल परिधि का ज्ञान हो जाता है। इसके लिए श्लोक जो है वो थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, जो मैंने फोटो लिया नारद पुराण के अंदर से। गीता प्रेस गोरखपुर का नारद पुराण है। ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस की आप बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस भी इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगी। देखिए ट्रायंगल है, जिसको हिंदी में ज्यामिति हम बोलते थे। ज्यामिति तो है ही है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये देखिए इधर पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, ये सब तो बचकानी चीजें हैं, ये तो है ही है। मैं तो बात जब कर रहा हूँ लाइट के पार्टिकल्स की, जब लोग ये सोचते थे कि लाइट है तो उसमें पार्टिकल्स है कि वेव है, लोग ये समझ ही नहीं रहे थे। तो हमारा धर्म इस बारे में बता रहा है कि लाइट में जो पार्टिकल है वो बिहेव कैसे करेगा, कौन सा पार्टिकल धरती के आर पार जाएगा, कौन सा पार्टिकल धरती को टच करेगा और कौन सा पार्टिकल कब क्या करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में तिथिम चैव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्थ भिषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते। एक वसति आकाशे, द्वितीय वसति पृथ्वी ही, शून्य वसति पृथ्वी ही, तृतीय वसति पाताले है। तो उसमें क्या हुआ कि लाइट का जो पार्टिकल है यहाँ पर अग्निवास कहा जाता है। अग्नि यानी प्रकाश, प्रकाश जो है कितने बार माया से यानी पृथ्वी को छुएगा और कितने बार अनछुआ छोड़ के चला जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे गणना करी, यहाँ पर अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा और इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। इक्वेशन में जब आप देखेंगे निकाल करके अलजेब्रा को, जब इसको आप इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आपको क्या निकलेगा कि तिथि को, एक तिथि में एक जोड़िए और एक जोड़ने के बाद उसमें वार संख्या जोड़िए, 4 से उसको भागा दीजिए, जो शेषफल आता है भागफल का, भाग देने के बाद जो शेष आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आप देखेंगे, रिमाइंडर अगर 1 बचा है तो अनटच्ड निकल जाएगा, 0 या 2 बचा है तो टच करेगा, 3 बचा है तो भी अनटच्ड निकलेगा। सोचिए लाइट का जो पार्टिकल है वो क्या हुआ, 2 बार उसने अनटच्ड रखा है, मतलब एक बार अनटच्ड गया, एक बार आकाश में है, एक बार पाताल में है। पृथ्वी पर कितने बार लौटा, 2 बार, यानी मिडिल के पॉइंट पे 2 बार लौटा। ऑसिलेशन, जब पेंडुलम के जैसा ऑसिलेशन का बात हो रहा है तो यहाँ ए पॉइंट पे गया, बी पे आया, सी पे गया, फिर सी से बी पे आया दोबारा और फिर ए पे गया। तो 2 बार अगर यहाँ पर बी सेक्शन में अगर 2 बार पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि वो पेंडुलम वाला ऑसिलेशन का बात कर रहा है। प्रकाश में कौन सा ऑसिलेशन, पार्टिकल का ऑसिलेशन। आपने अगर पढ़ा होगा तो अभी रिसेंट की रिसर्चेस आई है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि सन से न्यूट्रिनोज के जो फ्लेयर्स निकलते हैं वो जाकर के उसको डिटेक्ट करने के लिए, जो मैंने बोला ना ए और बी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ए और सी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बी इंटरेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत गहरी गहरी गोल्ड माइंस के अंदर क्लाउड चैम्बर बनाया जाता है। उस क्लाउड चैम्बर के अंदर जाकर के वो स्पाइरल करके वो कर्व बनाता है, उसको स्टडी किया जाता है कि सन के अंदर क्या गतिविधि हो रही है, उसके पीछे यही तो लॉ है। इतना डेप्थ में, हालांकि अब ये वाला सेगमेंट शायद लोगों को समझ में आया होगा, जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे वो शायद समझ रहे होंगे, वो भी मास्टर्स वाले समझ रहे होंगे। आपको बता दूं कि पिछली बार मेरी आपकी बातचीत जो हुई है उसमें जहां पर हमने डिक्टेटर, जहां पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेटिक मुल्कों की बात की है, वहां पर स्पाइक्स
बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी आपको इस तरह से भी लोग देखना चाहते हैं। चूँकि आपने ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा-सा साइंस की तरफ मोड़ दिया है और मैं ज्योतिष और धर्म के साथ में जो भारत के पर्व, तीज, त्योहार होते हैं, उनको भी जोड़ करके आपके ज़रिए समझना चाहूँगा। और ये भी बताइए कि पर्व, तीज, त्योहार इस बार लोगों की किस्मत में कितना बदलाव लेकर के आ रहे हैं? मैं थोड़े-थोड़े से बताता हूँ आपको, अलग-अलग जो मंथ के हैं, जितना भी आप समझा सकें। जैसे मई में 1 मई को वैशाख पूर्णिमा भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, फिर उसके बाद संकष्टी चतुर्थी आ रहा है, अपरा एकादशी, प्रदोष व्रत, इतनी चीज़ें हैं, पद्मिनी एकादशी, गंगा दशहरा भी है, ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है, वट पूर्णिमा भी है। मई में इतने पर्व, तीज, त्योहार हैं। क्या ये भी साइंटिफिक हैं? हाँ। और ये इंसान की ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं? फिर उसके बाद जून की बात करेंगे। देखिए, सभी पर्व त्योहार जितने होते हैं सब साइंटिफिक होते हैं अच्छा। और सबके पीछे कोई ना कोई विशेष खगोलीय घटना का रहस्य छुपा हुआ होता है। अच्छा। और जो लोग पर्व त्योहार में मानते हैं, जो लोग पर्व त्योहार का व्रत रखते हैं, हुँ। वो अक्सर एक गलती करते हैं जिसके कारण उनका पर्व त्योहार फलित नहीं होता है। जो क्या? अभी रिसेंटली अक्षय तृतीया पर लोगों ने करा भी। हुँ, 19 तारीख को अक्षय तृतीया लोगों ने मनाया। अक्षय तृतीया उस दिन शाम को पड़ रहा था। हुँ, अगले दिन सुबह में क्षण भर के लिए भी अगर अक्षय तृतीया का प्रवेश है हुँ, तो उसी दिन को अक्षय तृतीया मानेंगे, ना कि उस दिन को जिस दिन बीच में कभी पड़ गया। अब मान के चलिए किसी को एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी रात को 11:30 बजे पड़ रहा है, दिन भर आप मजा से लहसुन प्याज सब खाए हैं और रात को 11:30 बजे से आप अचानक सात्विक बन जाएंगे बेड पे सोए सोए हुँ, और आप कहेंगे एकादशी का व्रत चल रहा है। वैसा नहीं होता। हुँ। सूर्योदय से सूर्योदय तक अच्छा, व्रत होता है अच्छा। और सूर्योदय के समय जिस हुँ, तिथि ने थोड़ा सा भी स्पर्श किया है, थोड़ा सा भी 1 मिनट के लिए भी छुआ हो, तो हुँ, वही तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। एक मुहूर्त विवेचन में एक श्लोक आता है हुँ, जीवित पुत्रिका व्रत के मुहूर्त को लेकर के। हुँ, उदये चाष्टमी किंचिद शकला नौमी भवेत शेव पोष्य वराह स्त्रीभिः पूज्येत जीवित पुत्रिका। हुँ, तो इसमें भी ये बात को स्पष्ट कर दिया गया हुँ, कि उदये चाष्टमी, उदय हुँ, के समय अष्टमी होनी चाहिए। हुँ, किंचिद सकला नौमी भवेत, भले हुँ, पूरा दिन जो है, सकला जो दिन है पूरा का पूरा, हुँ, उदय के समय अष्टमी हो, लेकिन पूरा का दिन अगर पूरा दिन जो है वो नौमी भी रह जाए हुँ, तो भी अष्टमी को ही व्रत बनाते हैं जीवित पुत्री का। किंचिद सकला नौमी भवेत शेव पोषे वराह स्त्रीभिः पूजेत जीवित पुत्रिका। तो हुँ, उसी दिन को स्त्रियां जीवित पुत्रिका के रूप में मनाएंगी। हुँ, तो मैंने मुहूर्त विवेचन से सीधा श्लोक के साथ ये बात कह दिया हुँ, कि जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो हुँ, पूजा पाठ में ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि सूर्योदय के समय हुँ, अब इसको एक रील जैसा भी दे देता हूँ। लोगों को पूजा पाठ करना फलित नहीं होता, हुँ, व्रत रखना फलित नहीं होता, हुँ, क्योंकि लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि सुबह के समय स्पर्श मात्र भी जो तिथि छू रही है वही तिथि का व्रत रखना है। अच्छा। अगर दिन भर भले सकला तिथि कोई और पड़ जाए, अगर आपको हुँ, अष्टमी का व्रत रखना है और सूर्योदय के समय 1 सेकंड के लिए अष्टमी पड़ी हो, हुँ, तो अष्टमी सारा दिन आप सूर्योदय के समय वाली अष्टमी को मानेंगे, ना ओके। कि भले आपको शाम को 4 बजे कई बार होता है कि शाम को 4 बजे, शाम को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे अष्टमी पड़ रही है, हुँ, तो आप उस दिन अष्टमी नहीं मानेंगे। हुँ, अगले दिन हुँ। सूर्योदय के समय जो भी तिथि पड़ेगी, वही तिथि आपके व्रत की तिथि रहेगी। अगस्त का महीना धर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा जी, रिच कहा जाता है, क्योंकि इस बार हरियाली तीज की शुरुआत हो रही है 15 अगस्त 2026, जी, यानी माता पार्वती और शिव के मिलन को समर्पित। जी, फिर उसके बाद रक्षाबंधन भी है, कजरी तीज भी है जी, और सावन की शिवरात्रि भी है। जी। इन्हें लेकर के अगर कुछ खास आप बताना चाहें, क्योंकि एक माता पार्वती और शिव के मिलन को समर्पित, नाग पंचमी नाग देवता की पूजा का दिन, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, फिर उसके बाद सावन का सोमवार, सावन की शिवरात्रि, बहुत ही सुंदर ये अगस्त का महीना है। और इस बार तो पूरा धर्म से भरा हुआ, पर्व तीज त्योहार से भरा हुआ, जी। ये महीना क्या लेकर के आ रहा है? देखिए, सावन में जो शिवरात्रि पड़ती है, हम्म, मासिक शिवरात्रि सावन में जो पड़ेगी, हम्म, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर हम्म, महीने की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है उसको शिवरात्रि कहते हैं। हम्म, तो शिवरात्रि हर महीने पड़ती है। श्रावण में जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पड़ेगी हम्म, उसको शिवरात्रि कहेंगे, श्रावण की शिवरात्रि। हम्म, और उस शिवरात्रि में क्योंकि चूंकि सावन भर शंकर जी और माता पार्वती भूमि पर विचरण करने के लिए आए रहते हैं हम्म, और उस समय उनकी की हुई पूजा, उनकी की हुई आराधना बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हम्म, क्योंकि शंकर जी को आशुतोष कहा गया है। हम्म, आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हाँ, और इसीलिए अगर मासिक त्रयोदशी पड़े, हम्म, सावन की पड़े,
तो उसमें विशेष रूप से शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। और जिनके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा हो, उनका हर काम बाधित हो जाता हो, तो वो तांबे का या चांदी का एक सर्प बनाएंगे, सांप। अच्छा। और उस सांप के दोनों आंखों वाले भाग पर भले 500-200 रुपए का ही एक एक बूंद सोना जड़वा देंगे और ले जाकर के शिव जी के मंदिर में उस सांप को दान कराएंगे, शंकर जी को पहनाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा शीघ्र वारे न्यारे लग जाएंगे। त्रयोदशी को करने वाला ये महा उपाय। अब बिल्कुल अपने शो के हम कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो बहुत जल्दी जल्दी एक बार हम राशियों की बात कर लें, जिसे हमने थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था, क्योंकि आपने वृषभ के मेष के बारे में बता दिया था। मैंने मेष के बारे में बताया था, मैंने सिंह राशि के बारे में बताया था, और मैंने कवर किया था इसमें वृश्चिक भी आपने। अब एक बार मुझे मिथुन, कर्क, कन्या, इसके बारे में बता दें आप। देखिए, मिथुन का जो पेयर जाएगा, मिथुन का पेयर जाएगा कन्या के साथ में, और मिथुन का पेयर जाएगा तुला के साथ में। अब मिथुन, तुला और कन्या राशि का अगर देखा जाए भविष्य फल, तो वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि इनके जीवन में रोमांटिक जो संबंध है इनके, वो गहराने वाले हैं, वो ज्यादा मधुर बनने वाले हैं। ठीक है। इनके जीवन में काफी सारे यात्राओं का प्रकल्प इस बार बहुत ज्यादा बनेगा। अचानक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिनका शादी विवाह का फैसला बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, वो शादी का फैसला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो सिंगल है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। काम बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोचे हो, गाड़ी घर अगर लेने का सोचे हो, उससे आपको बचना है। इस साल घर और गाड़ी में निवेश करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कपड़ा से संबंधित बिजनेस में निवेश करना आपके लिए उचित है। आप अगर कंटेंट क्रिएशन के लाइन में हैं, कैमरा, फिल्म, आईटी के लाइन में है, उसमें इन्वेस्ट करना उचित रहेगा। कंस्ट्रक्शन के लाइन में है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना उचित नहीं रहेगा। वहीं अगर देखा जाए अगली राशि के बारे में, तो अगली राशि में अगर मैं पेयर करूं मीन राशि, कर्क राशि और धनु राशि। अच्छा। तो मीन, धनु, कर्क का जो पेयर है, ये इनको विश्व विजेता योग के जैसा महसूस कराएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस की वृद्धि इनके अंदर दिखाई पड़ती है। एक अलग स्केल का ऑरा इनका दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से जो बात कहने में हिचकते थे लोगों से, वो बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। निडरता एक अलग तरीके का इनके अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन झगड़ा झंझट भी बिना मतलब का बढ़ जाएगा। जितना हो सके झगड़े से दूर रहिएगा, अन्यथा केस मुकदमा होता है अगर आपके ऊपर, तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। और केस मुकदमे से आसानी से निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये लंबा चलेगा। तुला, मकर, कुंभ। अगर मकर और कुंभ की बात की जाए, तुला हमने कवर कर लिया, मकर और कुंभ राशि की बात की जाए, तो ये दोनों राशियां विरोधाभास में हैं। ये दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो विषयोग बना रखे हैं। पिता को कष्ट होता है ऐसे में, और संतान को भी कष्ट होता है। अच्छा ये होगा कि आप भगवान नारायण का शरण ले, भगवान विष्णु जी की प्रार्थना किया करें और गणेश जी की पूजा किया करें। इससे आपके जीवन में ये जो बाधाएं हैं ग्रहों की पोजिशनिंग से, उसमें आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा उनको चढ़ाने से आपका बुध ग्रह शांत होता है। आपके ग्रह जो 9 ग्रह इधर उधर बिगड़ रहे हैं वो शांत होने लग जाते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना करिए, उससे भी आपको ज्यादा सटीक लाभ मिलेगा। कुछ बड़े निवेश करने हो तो ये सटीक समय है करने के लिए। ध्यान रहे वाणी पर कंट्रोल रखें। कहीं कुछ बोलना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई आपकी बात को रिकॉर्ड करेगा और आपका अपना ही आपके विरोध में खड़ा रहेगा। थोड़ा सा यह अपयश प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ता है, यानी कि आपके मान सम्मान में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई पड़ती है। मेरे शो के अंतिम चरण में एक सेक्शन होता है जिसका नाम है रीलबाज और रंगबाज जी। यानी सवाल सीधे होंगे जी, रैपिड फायर में होंगे जी, लेकिन वो बिल्कुल रीलबाजी और रंगबाजी वाले अंदाज में ही मेरे गेस्ट को जवाब देना होता है। एक बार हम शुरू कर लेते हैं, इजाजत है? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में अगला राजनीतिक बदलाव किस महीने में होने वाला है, कैसे? भारत में अगला राजनीतिक बदलाव का महीना नहीं निकाला मैंने, लेकिन एक बात जरूर निकाला कि राजस्थान के सीएम अचानक से अपनी कुर्सी से हट जाएंगे, और साथ में मध्य प्रदेश के सीएम भी अपनी कुर्सी से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और
राजस्थान के सीएम नीतीश कुमार जी की ही तरह राज्यसभा ज्वाइन करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली ओके। की मुख्यमंत्री भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। बल्कि अगला सवाल ही मेरा ये था, आपने पहले ही जवाब दे जी। दिया है। किसी बड़े नेता के करियर में फिर से क्या गिरावट आती नजर आपको आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल कैसा है? बहुत उत्तम वर्ष है, प्रोग्रेस करेंगे और अभी आने वाला समय भी उनके लिए प्रोग्रेस ही लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। 2029 में एक बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनता हुआ मैं देख रहा हूँ, कुछ क्षण के लिए देख रहा हूँ, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बनता हुआ देखता हूँ। क्या किसी राज्य में अप्रत्याशित सरकार बनेगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी। मध्य प्रदेश में बनेगी अप्रत्याशित सरकार, अच्छा। राजस्थान में बनेगी अप्रत्याशित सरकार। राजस्थान में बहुत शीघ्र ये बात होगा। अच्छा, एक्सीडेंट के महीने कौन से हैं? एक्सीडेंट की तारीख कौन सी है? 16 जून से 14 जुलाई, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026। लॉजिक वर्सेस ज्योतिष में क्योंकि हम लोगों का कई टकराव हुआ है, तो इसीलिए मेरा अब थोड़ा रंगबाजी वाला भी सवाल है, ठीक है? अगला बड़ा ग्लोबल शॉक किस साल में मिलेगा? 2026 में ही मिलेगा। 2026 में भी क्राइसिस होने वाला है और 13 अगस्त के बाद यूरोप में भी ये युद्ध का हालात जो है वो रुख मोड़ लेगा। ये जो युद्ध चल रहा है ये यूरोप की तरफ रुख मोड़ लेगा। शेयर बाजार ने तबाह कर दिया, क्या कुछ संभालेगा? कुछ नहीं संभालेगा, बर्बाद हो जाएंगे लोग। बिल्कुल महाभारत में जैसा द्रौपदी को खो दिए थे पांडव, वैसा ही योग चल रहा है 2032 तक। शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। इस साल का सबसे अनलकी महीना कौन सा है? इस साल का सबसे अनलकी महीना अगर देखा जाए तो 16 जून से 14 जुलाई है, क्योंकि हम उसमें एक पॉलिटिशियन को खो देंगे विमान हादसे में। अच्छा, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का? नेशनल। प्यार या पैसा, किसमें ग्रह ज्यादा असर डालते हैं? दोनों में डालते हैं। सबसे डेंजरस ग्रह? सबसे प्यारा ग्रह राहु, सबसे डेंजरस ग्रह शनि। राहु काल ओवररेटेड या पावरफुल? पावरफुल। शादी की सही एज और नंबर भी बता सकते हैं क्या आप? सबसे सही एज है 17 साल। ब्रेकअप डेस्टिनी या चॉइस? चॉइस। करियर स्विच यस या नो इस साल? यस। भारत राइज या स्ट्रगल अगले 5 साल? बोथ। ईरान वॉर या पीस? वॉर। कोई नया सुपर पावर, कौन सा देश? भारत। स्टॉक मार्केट बूम या क्रैश? क्रैश। 2026 आगे स्टेबल ईयर या कियोटिक? क्योटिक। बॉलीवुड पे आ जाते हैं। बॉलीवुड रिवाइवल या डाउनफॉल? धुरंधर देखिए। डाउनफॉल। आउटसाइडर या इनसाइडर, किसका टाइम बॉलीवुड में? आउटसाइडर। नेक्स्ट सुपरस्टार नोन फेस या अननोन? नोन फेस। नई गाड़ी अभी लें या वेट करें? वेट करें। घर नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग? ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग। अब मैं डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य से एक बात पूछना चाहता हूं। जब डेस्टिनी और किस्मत की बात आती है, जहां से मैंने इंटरव्यू की शुरुआत की थी, ये फिक्स्ड है या एडिटेबल है? क्यों पूछा मैंने? क्योंकि बहुत बार कहते हैं ना कि आपकी किस्मत जो होती है अपने कर्मों के आधार पर आप एडिट भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, फिक्स है या एडिटेबल है? कैसे? फिक्स्ड है। कैसे? आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। जो जैसा हो रहा है वो पहले भी वैसा हो चुका है। ये 28वां कलयुग चल रहा है। हर बार ये सारी चीजें होती हैं, हर बार हम पॉडकास्ट में बैठते हैं और ये रिपीटेड साइकिल है, ये बार बार होता रहता है और ये वैसा ही है जैसा लिखा जा चुका है। आगे के लिए भी लिखा हुआ है, पहले का भी लिखा हुआ था। एक आखिरी सवाल आपसे है और ये थोड़ा सा पर्सनल है, अगर आप इजाजत दें तो। जी। सोशल मीडिया पर मैंने देखा, आपके कई वीडियोस देखे और मैंने इतना स्टाइलो ज्योतिषाचार्य पहली बार देखा कि 5 स्टार में, स्विमिंग पूल में भी वो नजर आता है। बहुत बार फैशन का ब्रांड स्टेटमेंट भी होता है जी। पेज 3 पार्टीज में भी होता है जी। आप में वो वाला बाह्य आडंबर क्यों नहीं है कि आपने किसी वर्ण के हिसाब से अपने जो कपड़े हैं वो धारण किए हुए हैं? बिल्कुल लगते ये हैं कि कोई पुजारी, पुरोहित, धर्माचार्य, धर्मगुरु, इस किस्म के आप नजर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, अगर कपड़ों से देखा जाएगा ज्ञान, तो फिर तो किसी को भी आप ज्योतिषाचार्य बना करके और खूब बढ़िया सुंदर कपड़ा बना के बैठा दीजिए, लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं आएगा। वो गुण आता है ज्ञान से, वो गुण आता है धर्म को धारण करने से। धर्म एक धारण करने का विषय है। धर्म मैंने धारण किया है, शिखा में धर्म धारण है, तिलक में धर्म धारण है,
कंठी में धर्म धारण है, जनेऊ में धर्म धारण है, उसके अतिरिक्त सब आडंबर है। उसके अतिरिक्त जितना पहनते हैं, ये पहनावा इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब आडंबर है। और अगर इसी आडंबर में मैं धर्म का आडंबर करने लग जाऊं, 50 रुद्राक्ष पहनने लग जाऊं, जो मैं यूजुअली नहीं पहनता, जो मैं नहीं कैरी करता, वो मैं केवल कैमरे पे आने के लिए कैरी करने लग जाऊं, तो फिर चलता फिरता दुकान कहलाऊंगा। मुझे वैसा चलता फिरता दुकान बनने का शौक नहीं। यानी आप ये कहना धर्म चाहते का हैं, सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करने में बिलीव करता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो हजारों लोगों के सामने प्रवचन देते हैं, बीच भीड़ से महिलाओं को बुलाते हैं, पुरुषों को बुलाते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, माइक देते हैं, उन्हें उपाय बताते हैं, यानी वो सब ड्रामेबाज हैं? नहीं, मैं सबको ड्रामेबाज नहीं कह रहा। मेरा कहने का ये मतलब है, जिनकी रील बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, बहुत कॉमेडी भी करते हैं, वो करने दीजिए उनको कॉमेडी, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, आप मूल रूप से कहना ये चाहते हैं कि आप धोती कुर्ता में क्यों नहीं नजर आते हैं, मॉडर्न शर्ट पैंट में क्यों नजर आते हैं। धोती कुर्ता में भी सिलाई मरा हुआ है और शर्ट पैंट पे भी सिलाई पड़ा हुआ है। अगर सिलाई पहनना है तो मैं 400 साल पुराना फैशन क्यों पहनूं? आपको ये लगता होगा धोती कुर्ता जो है वो हमारा सांस्कृतिक पहनावा है। सांस्कृतिक पहनावा जैसा कुछ नहीं होता। सांस्कृतिक पहनावा वो है जो बिना सिला हुआ होता है, उसमें सिलाई नहीं होती, बिना सिला हुआ कपड़ा शुद्ध होता है और उसी कपड़े को पहन करके विशेष अनुष्ठान किया जाता है। अभी हम कोई अनुष्ठान में नहीं बैठे हैं, हम ज्योतिष के विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार क्या दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फिर इसके लिए आडंबर की क्या आवश्यकता कि मैं 400 साल पुराना फैशन पहन के आऊं तभी मैं ज्योतिषाचार्य कहलाऊंगा। धर्म धारण मैंने किया हुआ है, जहां धारण करना चाहिए धारण किया हुआ है, शिखा तिलक कंठी जनेऊ में धारण किया हुआ है। कपड़े में आडंबर में धारण करने का क्या मतलब निकलता है? माला है, माला अंदर है, मेरा मन करेगा मैं बाहर भी पहनूंगा, मेरा भाव ज्यादा आ गया भगवान के प्रति, ज्यादा माला पहनूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुर्ते पे डिफाइंड हो जाऊंगा। पुराना फैशन क्यों स्टीरियोटाइप कर देना है, अपने ही धर्म को नीचा दिखा देना है कि हम तो रूढ़िवादी हैं। ऐसा बनने का क्या मतलब है कि आप किसी 10 लोगों के समाज में बैठ जाएं और 10 लोग में से 4 लोग आपसे सवाल करें कि क्या बात है, आज तो बड़े पंडित जी बने फिर रहे हो आप। वैसा बनने का आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां पर लोग आपको सीरियसली लें, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो उस हिसाब से आपको उस समय के हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए। अभी के समय में भगवान आएंगे तो थोड़ी रथ से आएंगे। रथ महाभारत के समय दिखाया गया, वो इसलिए दिखाया गया कि महाभारत के समय रथ से उनको लीला करनी थी। लेकिन वास्तविकता में उस समय जिस लेवल की टेक्नोलॉजीज रही थी वो बहुत ही अपार लेवल की है। जो उस समय के लोगों का इंटेलेक्ट जिस लेवल का था वो बहुत ही अलग लेवल का था। लीला करने के लिए कभी कभी मेडियोकर चीजें लेकर चलते हैं। हाँ, ठीक बात है। और आज की तारीख में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स देखते हैं तो उसमें भी एक तरीके की लीला होती है जो शायद अब कलयुग की पहचान है। आप ठीक कह रहे हैं कि शायद रिलेट और कोरिलेट करके देखने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अमूमन मैं गेस्ट को लेकर के कोई वर्डिक्ट नहीं देता, लेकिन सुमित आचार्य जी महाराज को आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत अपनाया। खास बात यह है कि आप में से कईयों ने ये कहा कि बड़े इंप्रेसिव लगते हैं, कुछ ने कहा डैशिंग है, कुछ ने कहा हैंडसम है, कुछ ने कहा डराते हैं, कुछ ने कहा धमकाते हैं और कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। लेकिन खास बात यह कि सुमित आचार्य जी महाराज ने मेरे इस इंटरव्यू में जितनी भी बातों का जवाब दिया, लॉजिक्स के साथ में दिया, रैशनल्स के साथ में दिया, विज्ञान के तर्कों के साथ में दिया, इसलिए मैं बहुत आपकी तारीफ करूंगा। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ज्योतिषाचार्य ने विज्ञान के तर्क के साथ में अब वो कितना सिद्ध कर पाए, इसका फैसला आप करेंगे। आखिर में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं। देखिए, मैसेज मेरा यही रहेगा लोगों से कि जितना हो सके पढ़ने पे फोकस करिए, खूब पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी भी किसी का उत्तर नहीं दे सकते हैं और ना अपने जीवन को, ना किसी और के जीवन को सुधार सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप सही सवाल कर सकेंगे और तभी आप किसी सवाल को सही से जान सकेंगे। अपने उम्र के हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। अगर आपकी उम्र जितनी है उसका आधा समय पढ़ने में दीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 20 घंटे पढ़ाई में निकालिए। वाह। अगर आपकी उम्र 16 साल है तो 8 घंटे पढ़ाई में निकालिए। जितना उम्र है उसका आधा पढ़ना शुरू करिए। अब अंधकार से उजाला करने और कराने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है। आरोप ये कि आप सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं, पहला आरोप। दूसरा आरोप ये कि आप बहुत बार ट्रेडिशन के अगेंस्ट चलते हैं, अपने आप को डिक्टेटर कहते हैं, तो बहुत बार आप लोकतंत्र की बुराई करते हैं। सिस्टम में अगर कहीं एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बार आप उसके भी अगेंस्ट जाते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि आप ज्योतिषी हैं
या सिस्टम को ठेस पहुंचाने वाले कोई गब्बर सिंह है। अच्छा, जब आप यूं बाज लिए बैठे भी हुए होते हैं ना, तभी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये गब्बर सिंह है, ज्योतिषी हैं, ये किस किस्म का ज्योतिष शास्त्र है जो सिस्टम से अलग चलता है। लीडर सिस्टम बनाता है, और जो मौजूदा सिस्टम होता है जिसमें बदलाव की आवश्यकता होती है, उस मौजूदा सिस्टम को लीडर उस तरीके से देखता है कि इसमें कहाँ कमी रह गई है, उसे ठीक करो। अगर लीडर उसी को फॉलो करने लग जाए बिना पूछे, बिना सवाल किए, मैं तो ये सवाल लोगों से करना चाहता हूं कि आप क्यों सिस्टम को फॉलो करते हैं बिना सवाल किए? आपके मन में नहीं उठता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब मान के चलिए इस कमरे में कोई एंटर नहीं करता, एक छोटा सा, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, इस बर्ड के ऊपर में, नीलकंठ के ऊपर में मैं एक बार ऐसा आवाज करता हूँ, सभी के सभी इस रूम में जितने विद्वान है सब उठ जाएंगे। कोई नया व्यक्ति आएगा, देखेगा, आवाज किया, सब उठ गए, दूसरी बार आवाज किया, सब उठ गए, तीसरी बार आवाज किया, सब उठ गए। वो जो नया व्यक्ति है वो तीसरी बार तक बैठा रहा, लेकिन जब चौथी बार आवाज करेगा वो व्यक्ति भी उठ जाएगा। और जब सभी इस रूम से चले जाएंगे, इस रूम में कोई नहीं होगा, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, वो व्यक्ति अकेला बैठा होगा, मैं बर्ड बजाऊंगा, वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाएगा। उसने ना क्वेश्चन करा, उसने बस ये देखा कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वही हमें करना है। उसी बात के मैं खिलाफ हूँ। जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी में मुझे दो चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। एक तो ये, जब आप तिलक लगा करके आते हैं और आपकी जो शिखा है बहुत आपके चेहरे को ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को बहुत सुशोभित करती है। मैं कहाँ लेकर के जाना चाहता हूँ, समझिएगा जी। हमारी दुनिया में एक सिस्टम भगवान ने बनाया, देव ने बनाया, उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश असुरों ने की। जी। हमारी दुनिया में एक सिस्टम लोकतंत्र ने बनाया, उसे कई लोकतंत्र के खिलाफ जा करके तानाशाहों ने तोड़ने की कोशिश की। हमारी दुनिया में एक सिस्टम बना जो राइट और रॉन्ग को तय करता है, लेकिन आप राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट करने पर उतारू रहते हैं। और यही एक वजह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप तभी ये कहते हैं कि भाई मुझे दुनिया दिखती है, मुझे भविष्य दिखता है, भविष्य में क्या होने वाला है मुझे दिखता है। क्या यही एक वजह है कि आप सिस्टम ही बदलना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं क्या आप? नहीं, देखिए ना, सिस्टम की जहां से शुरुआत हुई थी, आप इतिहास में जाकर के देखिए, बात है सन 1907 की। रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर्स और साथ में कुछ और लोग जो चाहते थे अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व तैयार हो जाए, और उसके खिलाफ कई सारे जो अमेरिका के वरिष्ठ लोग थे उसके खिलाफ खड़े थे। टाइटैनिक नाम का शिप बनाते हैं सन 1912 में, और उस शिप में सभी वीआईपीज वीवीआईपीज को बैठा देते हैं। एज पर द सिस्टम सभी एक कतार को फॉलो करते हुए बैठ जाते हैं। रॉकफेलर्स, रॉथशाइल्ड बाहर आ जाते हैं, और 1912 में टाइटैनिक डूब जाती है। जितने अपोजिशन में जितने लोग खड़े थे सब के सब उसमें मारे जाते हैं। 1913 में ठीक अगले साल फेडरल रिजर्व का कानून तैयार हो जाता है। फेडरल रिजर्व दबा के पैसा छापता है, जब पैसे की कमी होने लगती है तो वॉर करवाने लग जाता है। तो यहाँ सिस्टम की नींव डली है, यहाँ सिस्टम की नींव डली है, लोगों को गुलाम बनाना है। यहाँ सिस्टम की नींव डली है कि लोगों से वो करवाना है जो हम चाहेंगे। सत्ता पर जितने भी जो देश हैं जो कहीं ना कहीं से अमेरिका को सुप्रीम पावर मानते हुए चलते हैं, जितने भी जो देश हैं जो वेस्टर्न्स को सुप्रीम पावर मान रहे हैं, हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में वेस्टर्न्स का अप्रूवल इतना ज़्यादा इनकोड हो चुका है कि लोग जब भी वेस्टर्न को स्टेटमेंट दे देता है तो उस वेस्टर्न स्टेटमेंट को अपने जीवन में लागू करने पे उतारू हो जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। जैसे मैंने वो जो अभी रिंग वाली बात बताई कि सब लोग खड़े हो जा रहे हैं, उसी प्रकार बिना क्वेश्चन किए लोग फॉलो करने लगे हैं। एजुकेशन सिस्टम में देखिए, छोटे से बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं करता, छोटे बच्चे को रोता है बेचारा स्कूल में जाकर के, माता पिता को सारा टाइम मिस करता रहता है, दर्द में रहता है, वो प्रताड़ित रहता है। और प्रताड़ना एक वहां की जाती है जहां पर किसी को कहते हैं ना बॉन्डेज लेबर करवाना हो, बच्चों को बॉन्डेज लेबर के लिए तैयार करवा दिया जाता है। बच्चे अपना बचपना खो देते हैं, प्रताड़ित होते हैं। और मैंने ये देखा कि बच्चों को टॉयलेट भी जाना हो तो मिस मे आई गो टू टॉयलेट, मतलब इतनी नेचुरल कॉल के लिए भी बच्चों को परमिशन लेना है, हर बात के लिए परमिशन लो, हर बात के लिए पूछ के जाओ। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ये गुलाम बनाया जा रहा है लोगों को। और मैं जो भारत का सपना देखता हूँ
वो भारत को मैं सोने की चिड़िया देख रहा हूँ, वो भारत को मैं विश्व गुरु देख रहा हूँ, तो विश्व गुरु यानी के अपने अंदर आप को गुलाम भगवान कैसे? समझते हैं आप। आपने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने आप को भगवान समझता हूँ। अगर मैं अपने आप को भगवान समझता तो माँ भगवती का तिलक मेरे मस्तक पे क्या कर रहा होता? अगर भगवान समझता तो ये मेरा शिखा क्यों मेरे माथे पे होता? अगर भगवान समझता तो ये यज्ञोपवीत जो जनेऊ में पहनता हूँ ये मैं क्यों पहन रहा होता? तो मैं अपने आप को भगवान नहीं समझता हूँ। बाकी रही बात अटायर ड्रेस वगैरह की, तो जैसे कहते हैं धोती कुर्ता का जमाना 400-500 साल पहले खत्म हो गया था। कुर्ता का जमाना, सिला हुआ वस्त्र पहनना ही है तो पुराना फैशन क्यों पहने? हम एक से एक फैशन ट्राई कर सकते हैं। हर बार आप हमको कोई नया फैशन में देख सकते हैं। आपने सिस्टम की बात की और उसमें एक एग्जांपल आपने एजुकेशनल सिस्टम का लिया है, सुमित आचार्य जी महाराज। अब एजुकेशनल सिस्टम तो हमारा गुरुकुल भी है और गुरुकुल में भी जो शिक्षा के साथ दीक्षा भी दी जाती थी और बहुत बार शिक्षा और दीक्षा बहुत कठिन भी होते थे, जिनमें अस्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा गुरुकुल का सिस्टम। फिर उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल भी आए, वहां का भी एक अनुशासनात्मक सिस्टम रहा। उसके बाद फिर सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी, इन सभी के पैटर्न के साथ में शिक्षा दीक्षा दी गई। फिर आपने कहा बच्चे ये क्यों पूछें कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है। और एक सिस्टम जो गुरुकुल से लेकर के, अभी आप बिहार से आते हैं, बिहार शिक्षा की धरती है, बिहार नालंदा की धरती है, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की धरती है, तो वहां पर भी एक सिस्टम चला आ रहा है। बिहार चाणक्य की धरती है। चाणक्य ने किसी का शासन गिराने के लिए, किसी को खंड खंड करने के लिए कितना कठिन परिश्रम अपने किसी शिष्य के साथ में किया, वो भी तो एक सिस्टम था ना। देखिए, आप यहाँ पे गलत नैरेटिव ले रहे हैं। मैं यहाँ पर सिस्टम के विरोध में नहीं हूँ, मैं करंट सिस्टम के विरोध में हूँ। जो करंट सिस्टम है, जिसमें मैंने ये कमियां देखी, जिसमें मैंने ये प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसको रिजॉल्व करना है। उसको रिजॉल्व होगा एक नया सिस्टम बना करके। ये जो सिस्टम की मैंने बात करी है, यहाँ पे गुलाम तैयार किए जा रहे हैं। मैं जो सिस्टम की बात करता हूँ, वहां पे राजा तैयार किए जाएंगे। जो मैं सुमिताचार्य गुरुकुल का एक्सपेंडेड न्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं वर्जन दिखा रहा हूँ, वहां पे राजा तैयार किए जाते हैं। याद रखिएगा, मुझे पता है कि आपका एक सवाल ये होगा कि सुमित आचार्य जी महाराज से मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, इन्हें लेकर के सवाल जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि अगले एपिसोड का भी आपको इंतजार करना होगा। यानी अगस्त तक की बात हो गई है, ज्योतिष की भी बात हो गई, हर राशि के जातकों की भी बात हो गई है। आप इन्हें इतना ही स्नेह दीजिए। मेरे व्यूअर्स से एक गुजारिश ये है, पिछली बार जैसे भर भर के आपने कमेंट दिए, आपके 100 बेस्ट कमेंट्स अगले एपिसोड में हम लेंगे जरूर, ये वादा कर दो। जरूर, बिल्कुल जरूर लेंगे। और मेरा वादा ये है कि अगला 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी एपिसोड होगा सिर्फ आपके कमेंट का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आचार्य जी महाराज। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपसे कहीं बेहतर हो, खुशनुमा हो, अच्छा हो। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।